आपकी रिपोर्टें बता रहे हैं कि जिस हालत में किडनी पहुंच गई है, बहुत अधिक आप जिएंगे, सुरक्षित रखेंगे तो दवाइयों के द्वारा वो 5 वर्ष इसके बाद आपका शरीर पूरा हो जाएगा। इस बात के लगभग 18 वर्ष हो गए होंगे। प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, दोनों किडनी उनकी फेल है और कई लोगों ने उन्हें किडनी देने की बात भी कही हुई है अभी तक। महाराज जी की टीम को मेल डाली है कि आप अगर हमारे से क्षण भर भी आपकी सेवा में हम कुछ कर पाएँ तो हमारे लिए उससे बड़ी तो कोई बात। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा विषय है किडनी रोग। नाम सुनने में बहुत आसान सा महसूस होता है और आम सा नाम है, लेकिन इस आम रोग ने, जो किडनी रोग है, उसने हमारे देश में 16% लोगों को घेर कर रखा हुआ है। और 16% आम लोग नहीं है, सब नामचीन व्यक्ति हैं, कई महात्मा, कई संत इसमें शामिल हैं। और सबसे बड़ा जो उदाहरण हमारे सामने है वो है प्रेमानंद जी महाराज स्वयं। उनकी भी दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस पर हैं। कई बार हम मीडिया रिपोर्ट्स में भी देखते रहते हैं कि कई लोग जो हैं उन्हें अपनी किडनी तक डोनेट करने के लिए आगे आ चुके हैं, लेकिन वो बहुत ही सभ्य तरीके से, बहुत ही शांत तरीके से, प्रसन्नता के साथ इनकार कर देते हैं। लेकिन कोई ऐसा तरीका है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिन लोगों की दोनों ही किडनी खराब हो चुकी है, या महाराज जी की जैसे दोनों किडनी खराब हो चुकी है और डायलिसिस चल रही है, तो आयुर्वेदिक तरीके से क्या उसे ठीक किया जा सकता है। यही जानने के लिए अभी हम आयु कर्मा में मौजूद हैं, जो कि गुरुग्राम में ये ब्रांच है कर्मा आयुर्वेदा की। और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर पुनीत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच प्रज्ञा। और कैसे हैं आप? अभी काफ़ी समय बाद मुलाकात हो रही है, तो कैसे हैं आप? जी ऑल गुड, लगे हुए हैं पेशेंट्स की सेवा में और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेचुरल तरीके से पूर्णता स्वास्थ्य लाभ मिले। बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर पुनीत, जैसे कि हमारे सामने मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती हैं, आप भी न्यूज़ से रूबरू होते ही रहते होंगे कि प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, दोनों किडनी उनकी फेल है और कई लोगों ने उन्हें किडनी देने की बात भी कही हुई है अभी तक। तो ये जो किडनी का रोग है, ये अब आम नहीं रह गया है। अब तमाम जो नामचीन लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जो अपने जीवन में दिनचर्या का भी ख्याल रखते हैं, डाइट का भी ख्याल रखते हैं, तो उन तक ये समस्याएं क्यों पहुंच जाती हैं? प्रेमानंद जी महाराज एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और एक बहुत ही सभी के लिए आदरणीय व्यक्ति भी हैं। उन्होंने जो समाज के लिए वो करते हैं और जो करते आ रहे हैं और अपने भक्तों के लिए जो करते हैं, जिस ज्ञान की दिशा में वो लेके जाते हैं लोगों को, मुझे लगता है वो आज की यूथ के लिए, जेन जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जिस तरीके से वो गाइड करते हैं, मैं एक बार उनका इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ पे एक जो महिला थी, उन्होंने बताया कि मुझे ये बीमारी है। मैं बहुत बार देखता हूँ सभी लोगों के, सभी धर्मों के जो संत महात्मा होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, वो कहते हैं कि आप ये फॉलो करो तो आप बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। लेकिन महाराज जी ने उस व्यक्ति को यह बोला कि आप जो है डॉक्टर के पास जाइए और इसका इलाज करवाइए। तो मुझे लगता है इतना साइंटिफिकली जैन जी को समझाते हैं महाराज जी, और महाराज जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और बहुत ही एक अच्छा मार्गदर्शक हमें और हमारी सभी भारत की जनता और पूरे विश्व की जनता को मिला है। बिल्कुल सही है। लेकिन सर, मेरा सवाल ये था कि ये जो किडनी का रोग है, वो इतनी बड़ी नामचीन हस्तियों तक क्यों पहुंच रहा है? देखिए प्रज्ञा, होता क्या है, मैं ना मतलब मेरे पास कई संत महात्मा आए जिनको किडनी की प्रॉब्लम थी। मैं उनसे कुछ रिलेट करके बताता हूँ आपको। जब मेरे पास मैं प्रैक्टिस करता हूँ और जब मेरे पास कुछ इस तरीके के संत महात्मा आए, तो मैं भी थोड़ा सा जो था वो हैरान हुआ कि आप अपना खाने पीने का ध्यान रखते हैं, आप सभी A to Z चीज़ें फॉलो करते हैं, आपके विचार, आपका मन सब शुद्ध है, तो फिर ये कैसे हुआ? तो मैंने एक बारी मेरे पास वेस्ट बंगाल से एक बहुत बड़े संत महात्मा आए थे किडनी के इलाज के लिए। तो मैंने उनसे जब हिस्ट्री ली उनकी प्रॉपर, उनसे जानी उनकी प्रॉब्लम, तब मुझे एक चीज़ समझ आई जो आयुर्वेद में 5000 साल पहले लिखी हुई है कि ये गलती से उन महात्मा का हुआ, प्रेमानंद जी महाराज का हो सकता है इससे हुआ हो या जिससे भी हुआ हो, वो उनको ज़्यादा बेटर पता है। लेकिन जो महात्माओं में एक कॉमन चीज़ नज़र आती है मुझे, वो ये आती है कि वो कहते थे कि मैं 10-10, 12-12 घंटे तक बैठ के, एक ही जगह पे बैठ के मैं
जब लोगों को, पब्लिक को एड्रेस किया करता था, मैं ज्ञान दिया करता था, भाषण दिया करता था, तो मैं एक ही जगह पे 10-10, 12-12 घंटे बैठा रहता था। उस 8-10-12 घंटे में उन महात्मा के बैठने के कारण जब उनको यूरिन आता था, जब उनको पेशाब का वेग आता था, तो वह वो रोक लेते थे, क्योंकि उनको 10-12 घंटे उसी जगह पे, उसी पोजीशन में बैठ के लोगों को ज्ञान दे रहे होते थे। तो मुझे उन महात्मा से, जो मेरे पास बंगाल से आए थे, से बात करने के बाद समझ आया कि उनका यही रीज़न है। और आयुर्वेद में 13 आधारणीय वेग बताए गए, 13 ऐसे जो हमारी बॉडी अर्जिस देती है, उन अर्जिस को हमें रोकना नहीं चाहिए। उसमें एक है यूरिन का अर्ज। जब हम यूरिन को रोकते हैं तो वह अनेकों बीमारियों का कारण बनता है। एक समय के बाद ब्लैडर भर जाता है, ब्लैडर भरने के बाद वो किडनी पे जाता है और बैकफ्लो करके किडनी को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो महात्माओं में, संतों में, और जो ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए रेगुलर कार्यरत रहते हैं, वो उनके लिए आधारणीय वेगों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कोई भी ऐसा वेग जो हमारी बॉडी बता रही, चाहे वो खांसी है, चाहे वो छींक है, चाहे वो यूरिन है, चाहे वो स्टूल है, इस तरह के 13 वेगों का हमारे आयुर्वेद में वर्णन है। उन 13 वेगों को धारण नहीं करना, उनको हमें निकालना है। ठीक है, तो मतलब काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से, क्योंकि वो ध्यान में हैं या जो लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि किडनी की समस्या उन्हें हुई हो। लेकिन उन्हें तो पीकेडी की समस्या है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की दिक्कत है उन्हें। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ अगर है तो वो एक जन्मजात बीमारी होती है, वो बाय बर्थ होती है। जैसे जिनके माता पिता को किडनी की बीमारी होती है तो वो जीन्स में चलती आती है। जीन्स में चलती आने के कारण वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये अगर किसी एक माँ बाप में से किसी को है तो देयर आर हाई चांसेस कि बच्चों में भी आ जाती है, लेकिन सभी बच्चों में नहीं आती है। तो ये एक प्रकार की जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे किडनी का जो है वो फंक्शन इम्पैक्ट होने लग जाता है बिकॉज ऑफ सिस्ट ग्रोथ। किडनी के अंदर सिस्ट जो हैं वो साइज में बढ़ते चले जाते हैं। उस साइज के बढ़ने से, सिस्ट के कारण, वहाँ पे किडनी का फंक्शन इम्पैक्ट होकर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कम कर देता है, किडनी के छानने की प्रक्रिया क्षमता को कम करके क्रेटिनाइन को बढ़ा देता है। तो वहाँ पे जब ये समस्या आती है तो पॉलीसिस्टिक किडनी की एक और इशू रहता है, वो एज के साथ साथ सिस्ट जो है वो साइज में ग्रो करने लग जाते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। और लास्ट में जनरली जो पेशेंट्स आते हैं वो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे जाते हैं, जबकि डायलिसिस जो है वो एक प्रकार का मेंटेनेंस का प्रोसेस है और ट्रांसप्लांट के बाद कई तरह की समस्याएं जो हैं वो आती रहती हैं। तो ऐसा संभव है कि प्रेमानंद जी महाराज को ठीक किया जा सके, क्योंकि उनकी तो दोनों ही किडनियां फेल हैं? हाँ, किडनी जब फेल होती है ना प्रज्ञा, तो वो दो ही होती हैं, एक कभी फेल, बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक किडनी काम करी तो दूसरी नॉर्मल काम कर रही है। मतलब किडनीज फेल में हम एक किडनी को बोलते हैं, और इंसान का जीवन नॉर्मल चलता रहता है जब उसकी एक किडनी भी ठीक होती है। जी। तो किडनी जब बीमारी होती है, क्रेटिनाइन बढ़ता है, यूरिया आता है, डायलिसिस होता है, तो वो दोनों किडनी खराब होती है, तभी होता है। तो यहाँ पे अगर प्रेमानंद जी महाराज को मैंने एक मेल भी डाली है कि आप हमसे अपनी हिस्ट्री शेयर कीजिए, हम किडनी का काफ़ी समय से इलाज करते आ रहे हैं, हम बहुत लंबे समय से किडनी के मरीजों को जो हमारे से हो सकता है हम वो सब करते आ रहे हैं उनके लिए। तो मैंने महाराज जी की टीम को मेल डाली है कि आप अगर हमारे से क्षण भर भी आपकी सेवा में हम कुछ कर पाएँ तो हमारे लिए उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इसलिए हमने महाराज जी को मेल डाल के जानने की कोशिश की है कि आप अगर आ जाइए या हम आपके पास आते हैं, और हमारे जो बस में है, जो हमने इतने टाइम से जो किडनी मरीज़ों को देख के वहाँ पे ट्रीटमेंट करा है, उस एक्सपीरियंस को लेके आपके पास आते हैं। और साथ में आप ये बिल्कुल बहुत सारे लोगों को हम मतलब निःशुल्क इलाज देते ही हैं, और महाराज जी को देना तो हमारे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य की बात ही नहीं है। ये हमारे लिए तो एक बहुत ही मतलब डिवाइन जो सोल हैं उनके लिए अगर हम कुछ भी कर पाएँ तो मुझे लगता है वो बहुत ही हमारे लिए इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं है। तो जो भी अगर महाराज जी की उसके अंदर ज़रा सी भी पॉसिबिलिटी होगी तो डेफिनेटली उनको हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँ, और उनको जो वो मैंने सुना है वो डायलिसिस भी रेगुलर कराते हैं, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में शायद 3 बार जाते हैं। जी। तो वो डायलिसिस को भी अगर हम कंट्रोल कर पाएँ और लंबे समय तक उनको डायलिसिस पे डिपेंडेंसी ना रखनी पड़े, तो मुझे लगता है बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है उससे। और हमने बहुत सारे पेशेंट्स का डायलिसिस जो है वो रोका है पहले। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हुए हैं
कई उसमें से फेमस सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो कई बार हमें कहते हैं कि आप हमारा मतलब ओवरऑल सोशली मत हमारा नाम लीजिएगा। ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं कॉन्फिडेंशियली जो ट्रीटमेंट कराते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें ज़रा सा भी आयुर्वेद यहाँ पे सहायता कर सकता है तो उसी के लिए हमने उनको मेल डाली है कि आप हमें मौका दीजिए, हम आपसे मिल के आपकी हिस्ट्री जान के जो भी पॉसिबिलिटीज़ होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही है। आपने हालिया ये न्यूज़ सुनी भी होगी शायद कि कुछ पेशेंट जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो उन्हें अपनी किडनी डोनेट करना चाहते हैं ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो एज अ एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या उन्हें ट्रांसप्लांट कराने के लिए जाना चाहिए? हालांकि उन्होंने मना कर दिया है वैसे तो, लेकिन फिर भी महाराज जी एक डिवाइन सोल हैं और महाराज जी जो हैं वो मुझे लगता है जो भी इस पर निर्णय लेंगे वो बहुत ही सोच समझ के लेंगे। और जो हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं वो जनरली ये करते हैं कि आप डायलिसिस जो है वो लंबे समय तक मत कराइए, जीएफआर को बढ़ाइए। जीएफआर को जैसे बढ़ता है तो डायलिसिस ग्रेजुअली कम होता चला जाता है, डायलिसिस पर निर्भरता नहीं रहती। ट्रांसप्लांट के बाद कई सारी समस्याएं आती, इम्यूनोसप्रेसेंट चलते हैं, इम्यूनिटी को कम करने की जो है वो दवाएं चलती हैं और उसके साथ साथ वो एक समय के बाद ट्रांसप्लांट जो है वो फेल भी होना शुरू हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें फॉलो की जाएं तो किडनी के उसमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बाकी जो आई एम श्योर कि महाराज जी जो हैं जो भी डिसीजन लेते हैं वो बहुत ही सोच समझ के और बेस्ट डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल सही है। तमाम जो हमारे साधक हैं या संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो एक कड़ा नियम फॉलो करते हैं, उपवास रखते हैं, कम नींद उनकी होती है, वो सुबह 3 बजे या 4 बजे उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जप कर रहे हैं, राधा नाम जप कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कम नींद की वजह से या अधिक उपवास कर लेने की वजह से भी कोई किडनी पर असर पड़ सकता है? देखिए प्रज्ञा 4 बजे उठना है इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे हिसाब से वो सोते भी समय से हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल 8 बजे 9 बजे तक मुझे लगता है बहुत सारे संत महात्माओं से मैं मिलता रहता हूँ, मैं उनसे उनकी दिनचर्या भी पूछता रहता हूँ और उपवास भी बहुत अच्छा है रखने के लिए। उपवास में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान दे। 3 दिन तक सामान्य रूप से उपवास रखते हैं संत, जहाँ पे वो अन्न को त्यागते हैं और बहुत सारे संत तो वाटर फास्टिंग करते हैं जिससे उनकी बॉडी प्योरीफाई रहे, उनके थॉट्स, उनके माइंड प्योरीफाई रहे, बॉडी का बैलेंस दोबारा से क्रिएट हो जाए। और अमेरिका में बहुत सारे देशों में तो आजकल फास्टिंग रिट्रीट्स बन गए जहाँ पे वो सिर्फ उस रिट्रीट में, उस रिजॉर्ट में पेशेंट्स को बुला के सिर्फ 3 दिन तक भूखा रखते हैं, फास्टिंग करवाते हैं और साथ में उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं जिससे उनका खाने की तरफ ध्यान ना जाए। तो मुझे लगता है फास्टिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू। ये हमारा एक फॉरगेटेबल क्योर है जो हमारे कितने समय से हम करते आ रहे हैं और आज हम उसको भूल गए। तो इसको भूलना नहीं है। जो फास्टिंग हमारे ग्रंथों में लिखी है, जो हमारे इतने समय से हमारे इतने समय से पूर्वज करते आ रहे थे, वो सिर्फ एक रिलीजियस एंगल नहीं था, वो एक हेल्थ एंगल है, वो एक स्पिरिचुअल एंगल है। और उसको अगर हम रिलीजन से जोड़ देते हैं ना, उसका एक फ़ायदा होता है। जैसे एकादशी का फास्ट है, नवरात्रे का फास्ट है, नवरात्रों में बहुत से लोग फास्ट रखते हैं, उसके बेनिफिट उनको नज़र आते हैं। उनसे पूछिए, आप बात कीजिए, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, दे फीलिंग बेटर। तो अगर उसको रिलीजियस से जोड़ा जाता है तो उसका एक रिलीजन एंगल इसलिए हो जाता है कि उसकी वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस हो जाती है, बहुत सारे लोग शुरू हो जाते हैं ना करना। बिल्कुल सही है। तो वो फास्टिंग का आपको बेनिफिट मिले हेल्थ वाइज, ये प्राइमरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फास्टिंग ज़रूरी है, फास्टिंग करना बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन एक हेल्दी इंसान जब फास्ट कर रहा होता है उसमें एक डिफरेंट एंगल होता है कि वो अपने हेल्थ के लिए कर रहा है। लेकिन अगर कोई किडनी रोगी है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, तो वो कैसे फास्टिंग करेगा? हाँ, जो अगर कोई रोगी है तो उसको इस तरीके से फास्टिंग नहीं करनी है। उसको जो हेल्दी लोग हैं, यही मैं वो बता रहा हूँ, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, जहाँ पे जो स्वस्थ लोग हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए ताकि वो बीमार ना पड़े, मैं उनके लिए फास्टिंग की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को भी कोई भी बीमारी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, किडनी हो, लीवर हो, हार्ट हो, उस केस में फास्टिंग के फॉर्म्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं थोड़ी सी। हमें देखना पड़ता है कि किस प्रकार की बीमारी है और उस हिसाब से ही फास्टिंग उनको सजेस्ट की जाती है। किडनी रोगों में जितनी ज़रूरत होती है उतना खाना दिया जाता है, लेकिन सामान्य रूप से आप लगभग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अगर खाना खाते हैं, आपको अगर ऐसी कोई बीमारी नहीं है, आपको 2-3 घंटे में बहुत सारी बीमारियों में कुछ ना कुछ खाना होता है, उनकी बात नहीं कर रहा, बट 70% बीमारियों में आप 9 से 6 बजे के बीच आराम से खाना खा सकते हैं और हेल्दी लोग भी। तो इससे क्या होता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। ये सूर्य उदय से पहले
नहीं खाना और सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, मतलब सूर्य जब तक चल रहा है तब तक हमारी जठर अग्नि की साइकिल चल रही है। आयुर्वेद ने बताया 5000 साल पहले। हम सिर्फ अपनी धरोहर को भूल गए हैं, हमें वही दोबारा जगाना है और उसको विश्व भर में फैलाना है। जो आयुर्वेद, जो संस्कृति ये कहती है वासुदेव कुटुंबकम, जो कहती है द वर्ल्ड इज माई होम, द वर्ल्ड, नॉट अबाउट कंट्री, दे टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, वर्ल्ड इज आवर होम। वो इतनी इंक्लूसिव है, आयुर्वेद इतना इंक्लूसिव है कि यहाँ पे एक एक चीज़ इतने अच्छे से समझाई गई है, इतने अच्छे से बताई गई है कि आपको कब फास्टिंग करनी है, आपको किस तरीके से अभ्यंग करना है, किस तरीके से आपको पंचकर्म करना है, किस तरीके से आपको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है। स्वस्थ रहने से, स्वस्थ व्यक्ति के लिए वो स्वस्थ रहे, उसके लिए तो इट इज़ द बेस्ट थिंग। और जो मैक्सिमम चीज़ें आप घर पे रह के कीजिए। आपको ना हॉस्पिटल जाना है, ना किसी डॉक्टर से मिलना है, ना किसी से आपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी है। अगर आप आयुर्वेद को बेसिक भी जानते हैं तो आप जो है वो घर रह के कर सकते हैं। एडवाइस आप ले सकते हैं डॉक्टर से, लेकिन आप बिना दवाई वाले डॉक्टर से एडवाइस लेके भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे आपने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बताया कि अगर उनकी टीम आपसे कांटेक्ट करती है तो आप किस तरीके से उनके लिए जो है उनके हेल्थ पर काम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा आपने कुछ बना रखा है अपने पैरामीटर्स की, कैसे आप हेल्प कर सकते हैं उनकी? पैरामीटर्स तो है, देखिए जब उनके पास जाएंगे ना, पहले तो प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बात करते ही मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव फीलिंग आ रही है मेरे अंदर से ही, वाइब्स पॉजिटिव आ रही है बहुत ज़्यादा। तो उनका एक ऑरा है, ऑरा ऐसा है कि अगर उनके बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा सा लग रहा है, दिव्य महसूस। जी जी जी। तो अगर उनकी हम जाके पहले देखेंगे कि क्या हिस्ट्री है, किस तरीके से है, उसके अनुसार हम उनका जो है ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, जिसके अंदर वो बहुत योग भी करते हैं, साधना भी करते हैं, वो सब चीज़ें वो ऑलरेडी करते हैं। उसमें क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं मेडिसिनल फॉर्म में, वो हम ऐड करके, जिसमें पुनर्नवा है, गोक्षरू है, गिलोय है, कासनी है, मकॉय है, ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां हैं जो हम सामान्य रूप से किडनी मरीज को दे सकते हैं। तो वो देखने के बाद हम देखेंगे किस तरीके से हमें किस जड़ी बूटी का कितना हमें क्वांटिटी में देना है, और काढ़ा बना के भी दे सकते हैं। ये जड़ी बूटियां टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, लिक्विड में भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे पेशेंट की सिचुएशन। बिल्कुल सही है। तो आखिरी चंद क्वेश्चंस और हैं मेरे पास। जैसे महाराज जी जो हैं वो काफ़ी लंबे समय तक अभी भी बैठ के प्रवचन देते हैं, लोगों को जो है साक्षात करते हैं उन सभी के साथ में। तो आपको क्या लगता है, उन्हें ऐसा अभी भी करना चाहिए, जारी रखना चाहिए जिस तरीके की सिचुएशन है अभी उनकी? जी बिल्कुल, अगर वो कर पा रहे हैं, उनका बॉडी अलाउ कर रहा है तो क्यों नहीं करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, उसमें तो कोई हर्ज ही नहीं है। आप बीमारी को, जैसे महाराज जी से सीखनी है हमें ये बात, महाराज जी से क्या सीखना है प्रेमानंद महाराज जी से, कि बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, इतना पॉजिटिव रहना है, इतना अपने आप को एक्टिव रखना है कि आप बीमारी से डरे नहीं है, घबराए नहीं है, आप अपनी लाइफ जो है वो नॉर्मल सामान्य रूप से जी पा रहे हैं, लेकिन साथ में डिसिप्लिन भी चाहिए। आई एम वेरी श्योर ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, और वो वहाँ पे सब चीज़ें फॉलो भी करते होंगे। कोई संदेश आप देना चाहेंगे उनके तमाम जो अनुयायी हैं या उनके आसपास जो लोग रहते हैं उन सभी के लिए? सभी जो अनुयायी हैं और जो सभी लोग उनके आसपास हैं, बस उनको ये ध्यान रखना है कि महाराज जी जो भी डिसिप्लिन नींद का लें वो प्रॉपर लें, और पानी जब भी पिएं तो आई एम श्योर कि उनको पता होगा पानी जो है वो हमेशा बैठ के पीना है, पानी खड़े होके नहीं पीना, पानी सिप सिप करके पिए, घूट घूट करके पिए, गटागट से ना पिए। पानी को ऐसे पिए जैसे गर्म दूध को पीते हैं, पानी को जल्दी नहीं पीना है, ठीक है। ये आयुर्वेद में बताया 5000 साल पहले। आज मैं वही बात आपको दोबारा से आयुर्वेद के माध्यम से बता रहा हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर। तो ये थी पूरी जानकारी, और आपके मन में कोई सवाल हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहें।